हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या मॉक टेस्ट्स जो आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं या जो पेड टेस्ट सीरीज होती हैं, तो क्या प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट लिखना क्या एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है। सो माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज यस, आपको मॉक टेस्ट लिखने चाहिए। रीज़न बीइंग, हम क्या करते हैं जनरली, हम पढ़ रहे हैं, हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम सेकंड रिवीजन ले रहे हैं, थर्ड रिवीजन ले रहे हैं, हम पढ़ते जाते हैं और सीधा एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं। बट हमारा एग्जाम रिटर्न में है, हमको रिटर्न टेस्ट देना है, तो उसके लिए हमारी रिटर्न प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, राइट। तो मुझे ये पर्सनली लगता है कि आपको मॉक टेस्ट लिखने चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये आपकी पेपर की जो प्रेपरेशन है उसको मल्टीफोल्ड्स ये उसको इम्प्रूव करते हैं। जैसे इसके बहुत सारे, मैंने भी इंटरमीडिएट में बहुत सारे मॉक टेस्ट लिखे हैं जिससे मुझे बहुत से फ़ायदे ऐसे मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका एक तो टाइम मैनेजमेंट, मैंने जैसे 2 या 3 बार रिवीजन कर लिया, अब उसके बाद भले ही मुझे लगता है कि मैंने पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया है, बट क्या मैं उसका पेपर 3 घंटे में फिनिश कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, वो मुझे कैसे पता लगेगा? वो मॉक टेस्ट लिखने से ही पता लगेगा। तो ये चीज़ आपको एक टाइम मैनेजमेंट पता लगती है कि भले ही आपने रिवाइज सारा कर लिया हो, लेकिन आप क्या 3 घंटे में अपना पेपर पूरा कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आपको एग्जाम एनवायरनमेंट, जो एग्जाम फोबिया होता है, बहुत से लोगों को होता है ना कि एग्जाम फोबिया, भले ही आपको क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, आपको प्रोविजंस भी पता होते हैं, आपको आंसर्स भी पता होते हैं, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होता है, आपको 3 घंटे की वो लिमिट आपके दिमाग पे चढ़ी हुई होती है, या फिर कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, हमें 3 घंटे में फिनिश करना है, तो वो एग्जाम फोबिया के कारण जो आंसर्स हमें आ रहे होते हैं हम वो भी नहीं लिख पाते बहुत बार। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये आपकी प्रैक्टिस करने से, मॉक टेस्ट लिखने से आपकी दूर होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, फॉर एग्जांपल आप कोई भी काम पहली बार कर रहे हो और एक वही काम आप 10वीं बार कर रहे हो, तो पहली बार में आप नर्वस होगे, आपसे वो सही से भी नहीं होगा, आप घबराओगे। लेकिन जब आप 10वीं बार करोगे तो आप एकदम चिल हो जाओगे, बिल्कुल ऐसे कि यार ठीक है ना, 9 बार अभी तो की है, 10वीं बार और कर लेते हैं, 9 बार ऑलरेडी कर चुके हैं, वैसे ही 10वीं बार और करना है। तो ये वाली चीज़ आपको हेल्प करेगी पेपर अच्छे से कंप्लीट करने में। तो टाइम मैनेजमेंट आपकी सीख जाते हो आप। दूसरा, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको एक एग्जाम वाला जो एनवायरनमेंट है आप उससे फेमिलियर हो जाते हो, ताकि एग्जाम हॉल में जब आप जाओगे तो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट ना हो, क्योंकि हमारा जो पेपर होना है वो रिटर्न में होना है, तो हमारी रिटर्न प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। तीसरा, आप अपनी स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। ये हमें जो मॉक टेस्ट पेपर होते हैं ना, हमें रियलिटी चेक देते हैं कि हम एक्चुअल में कहाँ स्टैंड करते हैं। वो कहते हैं ना, हम कितने पानी में हैं। मैंने 2 बार रिवाइज कर लिया, मैंने 3 बार रिवाइज कर लिया, मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ कि ठीक है, अब तो मैंने 3 बार रिवाइज कर लिया, अब तो कुछ भी हो जाए मैं एग्जाम क्रैक कर लूँगा। लेकिन जब लिखने की बारी आती है, जब मैं पेपर पेन लेके बैठता हूँ, क्वेश्चन मेरे सामने है, मैं उसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे मैं जीएसटी का एग्जांपल लेता हूँ, जीएसटी में हमारा एक क्वेश्चन आता है बहुत से कि आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, आपको आरसीएम का टैक्स निकालना है, आईटीसी का रिवर्सल करना है। अब भले ही मुझे प्रोविजंस पता है, हमारे रूल 42 43, भले ही मुझे प्रोविजंस रटे हुए हैं, लेकिन जब मेरे सामने वो इतना बड़ा क्वेश्चन मुझे दिखेगा और मैं जब पेपर पेन लेके बैठूंगा तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, सेक्शन का रेफरेंस दूँ या फिर टेबल बनाऊँ या कैलकुलेशन करूँ, फॉर्मूला लिखूँ, क्या करूँ। आपको प्रोविजन आ रहा है लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा, फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हो कि यार मैं स्टार्ट कैसे करूँ, इसको कैसे प्रेजेंट करूँ मैं। ये मेरे और भी फ्रेंड्स से या स्टूडेंट से बात होती है कई बार बच्चों से, तो ये चीज़ वो बोलते हैं कि मुझे आ रहा था लेकिन मैं पेपर में नहीं लिख पाया। तो उसका मेन रीज़न जो होता है वो यही होता है कि लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस। तो इसके लिए वो आपको एक रियलिटी चेक देता है कि आप कितने पानी में, आप पेपर लिख भी पा रहे हो कि नहीं पा रहे हैं, राइट। तो इसलिए ये बहुत से हमारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जिनके लिए आपको मॉक टेस्ट लिखना जरूरी है। मॉक टेस्ट लिखने से आपको ना प्रेजेंटेशन भी पता लगती है कि आपको पेपर में प्रेजेंट करना कैसे है। जैसे हमारे स्पेशली जो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें क्या होता है ना, कई बार आपको आंसर वाला टेबल पहले, वर्किंग नोट्स बाद में होते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि यार टेबल पहले कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स में आएगी, तो आप वर्किंग नोट्स पहले बना रहे हो। तो ये चीज़ें जो है ना आपकी, ये इन चीज़ों को आप इतना रिस्क पे नहीं ले सकते कि मैं सीधा फाइनल वाले पेपर में एग्जाम हॉल में बैठ के डिसाइड कर लूँगा कि मुझे कैसे प्रेजेंटेशन करनी है। उसके लिए आपको मॉक टेस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। तभी तो कहते हैं यार, वो हमने कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाता है सिल पर परत निशान। तो अभ्यास, प्रैक्टिस को कभी भी आपको अंडरमाइन नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस को कभी भी, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप एक चीज़ में ना एक्सपर्टीज हो जाती है आपकी जब आप एक चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हो। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने सीए इंटरमीडिएट में हर सब्जेक्ट के 4 5 मॉक टेस्ट लिखे थे। मेरा नवंबर 18 का अटेम्प्ट था जिसमें मैंने 2 मॉक टेस्ट नवंबर 18 के, 2 मॉक टेस्ट मई 18 के और एक पास्ट ईयर पेपर जो मई 18 का फाइनल पेपर था। मैंने ये 5 पेपर हर सब्जेक्ट के लिखे थे, एंड दैट वाज द रीज़न कि मेरी सीए इंटरमीडिएट में मेरा बहुत अच्छा स्कोर आता, आई गॉट ऑल इंडिया 2nd रैंक। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट पे। और एक और चीज़ मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो मॉक टेस्ट पेपर जब आप पहला या दूसरा एमटीपी लिखेंगे तो आपका मोरल, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल गिर जाएगा आपका कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि आपको एक्चुअल में रियलिटी चेक मिलेगा ना। आपको लग रहा होगा कि यार आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, आपने पढ़ लिया, अब तो आपको सारा आता है, लेकिन जब आप पेपर में लिख नहीं पाएंगे ना,
फिर आपको रियलाइज़ होगा कि भाई मुझे सच में कुछ नहीं आता है, मैं सिर्फ वहम में जी रहा था। तो तब आपका मोरल एकदम गिर जाएगा। और ये मेरे साथ भी होता है, ये और भी बहुत लोग, सबके साथ होता है। जो पहली बार मॉक टेस्ट लिखते हैं तो उनके मार्क्स आते हैं उम्मीद से बहुत कम। सोचा होता है कि मेरे 60-70 के राउंड आ जाएंगे, मार्क्स आते हैं 30, 35, 36, इस तरह के मार्क्स आते हैं। तो वो आपको हेल्प करेगा आगे का जो आपका बचा हुआ टाइम है उसमें अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए कि यार मुझे किस चीज़ पे ध्यान देना है ना। जब आप मॉक टेस्ट लिखते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। एटलीस्ट हर किसी को अपने वीक पॉइंट्स तो पता होने चाहिए ना, कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही अंधाधुंध ब्लाइंडली बस रिवीजन पे रिवीजन करते जाओगे विदाउट मॉक टेस्ट, तो आप इवैल्यूएट कैसे करोगे कि आपकी प्रेपरेशन है कितनी, राइट। तो आपने कितना पढ़ा हुआ है, वो उसका आउटपुट क्या है। अल्टीमेटली आपको पेपर जाके उसमें लिखना है, आंसर शीट पे लिखना है, और लिखने की आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वो रिवीजन कोई काम की नहीं है अगर आप उसको लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका मार्क्स, आपका रिजल्ट अल्टीमेटली उस पर डिपेंड करेगा कि आपने उस आंसर शीट के ऊपर क्या लिख के आए हो। तो भले ही आपने 10 बार रिवाइज कर लिया हो, लेकिन आप उस आंसर शीट पे कोई चीज़ अगर नहीं लिख पाए तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। सो मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर, जब भी आपको, मैं ये भी कहता हूँ कि जब भी आप अपना टाइम टेबल बनाते हो, जैसे आप अपना शेड्यूल बनाते हो कि मुझे कब कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, तो ऑलवेज ट्राई कि आपका जो अटैम्प्ट है, जब आपका अटैम्प्ट है जिस मंथ में, उससे 1-1.5 महीना पहले तक आप टारगेट करो कि आप अपनी रिविजन्स कंप्लीट कर लो, सो दैट लास्ट के 1-1.5 महीने में आप मॉक टेस्ट के लिए बचा पाओ, राइट। तो अब आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि मॉक टेस्ट लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 5 रिवीजन की जगह 2 रिवीजन कर लो, 3 रिवीजन कर लो, लेकिन बचे हुए टाइम में मॉक टेस्ट जरूर लिख के देखो, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज कि मॉक टेस्ट कैसे लिखें, क्या होना चाहिए, क्या हमें पेड टेस्ट सीरीज बाय करनी चाहिए या फिर हमें खुद से ही घर पे बैठ के लिखना चाहिए। तो मैंने जो किया था, मैंने ICAI के जो MTPs होते हैं ICAI के वेबसाइट पे, वो डाउनलोड करके और उन्हीं को खुद ही सॉल्व करके और खुद ही इवैल्यूएट कर लिया था। आप पेड टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर रहे हैं या फिर आप नहीं परचेज करना चाहते तो आप घर बैठ के भी लिख सकते हैं। सो हाउ आई यूज टू डू इज, मैंने जैसे मॉक टेस्ट पेपर एक टारगेट कर लिया अपना। सबसे पहले मैंने शेड्यूल बनाया, जैसे आपके 8 पेपर्स होते हैं, मेरे बहुत ग्रुप्स थे, अगर आपके सिंगल ग्रुप है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। अब मेरे 8 पेपर थे, तो 8 पेपर मतलब जैसे हमारा एक्चुअल एग्जाम होता है, 16 दिन लगते हैं हमारे एग्जाम होने में, हर 2 पेपर के बीच में 1 दिन रिवीजन के लिए। वैसा ही मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था कि मुझे मॉक टेस्ट ऐसे ही प्लान करना है, ठीक है। तो 1 दिन पहले 2-3 दिन जैसे मैंने फर्स्ट उसके अकाउंटिंग के ले लिए, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, फिर उसके 1.5 दिन रिवाइज करके 2 से 5 एक टाइम टेबल फिक्स कर दिया कि इस शेड्यूल में, इस 3 घंटे के टाइम में मुझे वो पेपर लिखना है। और वो पेपर भी एज इट इज़ वैसी प्रेजेंटेशन जैसा मैं फाइनल पेपर में लिखूंगा, क्योंकि मुझे वही की वही प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है कि मैं फाइनल पेपर में कैसा लिख रहा हूँ, राइट। तो 2 से 5 तक मैं उसको पूरा पेपर लिखता था। 5 बजे एग्जैक्ट मैं लिखना बंद कर देता था, क्योंकि वहाँ एग्जाम हॉल में मुझे कोई ग्रेस टाइम नहीं देने वाला, तो इसलिए मैं 5 बजे उसको बंद कर देता था। और उसके बाद फिर मैं 5 से 6 जितना भी मुझे टाइम लगता है, सजेस्टेड आंसर जो, क्यों ICAI के मॉक टेस्ट जो होते हैं उसमें सजेस्टेड आंसर साथ में ही होते हैं, तो आप उससे अब कंपेयर कर सकते हो कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे टेबल नहीं बनाया, आपने अपने सेक्शन नहीं लिखे, सेक्शन के मार्क्स दिए हुए हैं, या फिर आपने ये कंक्लूजन नहीं लिखा, आपकी ये मिस्टेक है, तो आपको आप इवैल्यूएट करके अपनी साइड में लिख सकते हो कि मेरी क्या क्या गलतियाँ निकली हैं। या फिर अगर आप नहीं लिख पाए आंसर, तो आपको समझ आएगा कि आपको आता था फिर भी आप क्यों नहीं लिख पाए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं थी, राइट। तो इससे आपकी गलतियां, तो आप खुद से इवैल्यूएट करो। ऐसे ही 5 से 6 हो गया, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके एक और पेपर आप 7 से, फॉर एग्जांपल 7 to 10 नेक्स्ट मॉक टेस्ट आप लिख करके 10 to 11 उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ऐसे हर पेपर में 1.5 डेज आपको रिवीजन के लिए मिलता है, और उसके बाद आप एक पेपर लिख सकते हैं। तो इस तरह मेरा पूरा मैंने एग्जाम वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था घर पे मॉक टेस्ट। तो इससे क्या हुआ था कि जब मैं फाइनल एग्जाम में गया, उससे पहले मैं एक इनिंग ऑलरेडी खेल चुका था फाइनल एग्जाम जैसी की जैसी सेम, जहां मुझे 1.5 डेज रिवीजन के लिए मिलता है और उसके बाद मुझे पेपर लिखना पड़ता है। तो जब मैं वो सेम एज इट इज़ जब मैं वो जी चुका हूँ ना, तो उसके बाद मुझे फाइनल एग्जाम में अपीयर होने में इतना फोबिया, वो एग्जाम वाली जो एंग्जाइटी होती है, वो इतनी नहीं फेस करनी पड़ी, ठीक है। तो इसलिए आप भी कोशिश करो, टारगेट करो कि आप इसी तरह से कुछ प्लान करो, सो दैट आपको एग्जाम में जाकर के आप ब्लैंक ना हो जाओ, एग्जाम में जाकर आप एंग्जियस ना हो जाओ। और जब आप एग्जाम इवैल्यूएट कर लो, तो अगर आपकी कोई रिपीटेड मिस्टेक्स आ रही हैं, तो उसको आप एक जगह पे नोट डाउन कर लो। मैंने ऐसा किया था, मेरी जो रिपीटेड, क्योंकि बार बार सेम मिस्टेक मैं कमिट कर रहा था, वो मैंने लिख करके रख ली थी अपने सारे मॉक टेस्ट की सारी मिस्टेक्स की, मेरी यहाँ पे कमी है, और वो लिख करके एक जगह पर नोट कर लो, और उसको एग्जाम से जस्ट पहले एक बार रिविजिट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डायरी में 15-20 अपनी गलतियाँ लिखी हुई हैं लो के एग्जाम की, फॉर एग्जांपल। तो लो के एग्जाम में जाने से जस्ट पहले मैंने क्या किया, उन सबको एक बार रिविजिट कर लिया था कि भाई ये मिस्टेक्स मैं बार बार रिपीटेड बेसिस पे कर रहा था, मैं एग्जाम से जस्ट पहले देख लेता हूँ, ताकि मैं एग्जाम में सेम चीज़ रिपीट ना करके आऊँ, और इसका आपको फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए
मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए। सबसे पहले आपका मोराल गिरेगा, नो डाउट, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, बट अच्छा है, बेटर है कि वो कॉन्फिडेंस आपका घर पे गिर जाए रेदर देन जब आप फाइनल पेपर लिख करके और फिर आप बोलो कि मुझसे तो हो नहीं पाया। तो बेटर है कि जो गलतियां हम एग्जाम हॉल में करेंगे वो सारी गलतियां जो हम वहां करने वाले थे वो गलतियां हम घर पे कर लें और उसको समय रहते इंप्रूव कर लें, सुधार लें, ताकि फाइनल एग्जाम में हम अपना बेस्ट दे पाए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।